एक ऐसी लड़की जो महज 21 साल की उम्र में राजनीतिक मंच पर चढ़ी और उस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक हीरो की धज्जियां उड़ाकर वापस लौटी। एक ऐसी लड़की जिसका सपना था आईएएस की परीक्षा देकर एक सरकारी अफसर बनने का, लेकिन तकदीर ने उसे बना दिया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। एक ऐसी लड़की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे घिनौने गेस्ट हाउस कांड की शिकार बनी, लेकिन खुद टूटकर बिखरने के बजाय उसने यूपी सरकार ही गिरा दी। ये कहानी है मायावती की, जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारतीय राजनीति की दूसरी सबसे ताकतवर महिला राजनेता माना जाता है। साल था 1995। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरने की कगार पर पहुंच चुकी थी और दलित राजनीति की उभरती हुई आवाज मायावती उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुकी थी। 2 जून को लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। किसी तरह मायावती ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा पीट रहे सपा के कार्यकर्ता उन पर भद्दी गालियां और धमकियों की बौछार कर रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि मायावती की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ओपी सिंह कोने में खड़े होकर सिगरेट का कश लगा रहे थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात यूपी सरकार ही गिर गई। तो क्या था गेस्ट हाउस कांड? क्यों इस घटना के बाद मायावती ने हमेशा के लिए साड़ी पहनना छोड़ दिया? उस रात उनके साथ क्या हुआ था और कैसे गरीब दलित लड़की बनी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे ताकतवर महिला? जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो अनसुनी अनकही कहानी है। मायावती की राजनीति में एंट्री। साल था 1977। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 3 दिन तक चलने वाली इस मीटिंग का एजेंडा था जाति का दंश समाज से कैसे खत्म किया जाए। देश में जनता पार्टी की सरकार थी और मंच पर मौजूद थे उस दौर के सबसे बड़े समाजवादी नेता राज नारायण, ऐसे उभरते हुए नेता जिन्होंने रायबरेली में जाकर खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था। उनका नाम हर अखबार, चाय की दुकान पर गूंजता था। भीड़ तालियां बजा रही थी और राज नारायण जोश में कह रहे थे, हमें हरिजनों का उत्थान करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। लेकिन इसी भीड़ में पीछे की कुर्सी पर बैठी थी 21 साल की लड़की मायावती, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही थी। और उसने जब राज नारायण के मुख से दलितों के लिए हरिजन शब्द सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। मौका मिलते ही उसने मंच पर आकर राज नारायण, जनता पार्टी और कांग्रेस सबकी धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा, ये नेता अपने आप को बहुत बड़ा खुद मुख्तार समझते हैं, लेकिन इन्हें यह तक नहीं पता कि दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी एक किस्म का अपराध है। वो आगे बोली, गांधी ने हमारी बेइज्जती करने के लिए शब्द बनाया हरिजन, लेकिन हमारे भगवान बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उन्होंने कभी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। संविधान बनाया तो लिखा अनुसूचित जाति, तो फिर गांधी के चमचे सब सवर्ण हमें बार बार हरिजन क्यों बोलते हैं? ये सुन पूरा हॉल सन्न रह गया। 21 साल की लड़की ने मंच पर बैठे मंत्री को ललकार दिया था, जिसके बाद सभा में मौजूद सैकड़ों दलित कर्मचारी खड़े हो गए और हर तरफ नारे गूंजने लगे, राज नारायण मुर्दाबाद। अगले ही दिन मायावती के इस बेबाक भाषण की खबर पहुंची काशी राम तक। तो उन दिनों पूरे प्रदेश में घूम घूम कर वो दलित समाज के सरकारी कर्मचारियों को एकजुट कर रहे थे और अपने नए संगठन बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन को जोड़ रहे थे। और वो तुरंत मायावती से मिलने दिल्ली के इंद्रपुरी में उनके घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और सामने प्रभुदास की बेटी मायावती किताब पढ़ते हुए आईएएस की तैयारी कर रही थी। कांशी राम ने तुरंत मायावती से पूछा, तुम आईएएस क्यों बनना चाहती हो? मायावती बोली, दलित समाज की सेवा के लिए। कांशी राम ने समझाया, अधिकारी तो बहुत बन गए, लेकिन हालात कितने बदले? नेता बनो, सत्ता में आओ, अधिकारियों को भी सत्ताधारी नेताओं की ही सुननी होगी। उस दिन तो मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई दिन सोचने के बाद उन्होंने सत्ता के गलियारों में उतरने का फैसला कर अपना घर छोड़ दिया। साल 1984 में मायावती ने कांशी राम की बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की यूपी में कैराना सीट से चुनाव लड़ा। पहले ही चुनाव में बिना संसाधनों वाली बीएसपी को कैराना में 44,000 वोट मिले। फिर 1985 में कांशी राम ने मायावती को बिजनौर लोकसभा उपचुनाव में लड़वाया, वो फिर हार गई। 1987 में हरिद्वार से बाई इलेक्शन लड़वाया, वहां भी वो हार गई, मगर 1 लाख से भी ज्यादा वोट पाए। मगर फिर आया 1989, जब बिजनौर से मायावती ने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। एक गरीब दलित लड़की जिसने 12 साल पहले मंच पर बैठे मंत्री को ललकारा था, अब खुद संसद की कुर्सी पर बैठी थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस, सपा और बसपा का गठबंधन और राजनीतिक भूचाल। 2 जून 1995 मायावती के साथ लखनऊ के गेस्ट हाउस में ऐसी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को ऐसा दाग लगाया जिसे कभी धोया नहीं जा सकता। लेकिन यह कांड अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी कहानी पहले से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति हिल चुकी थी। राज्य में हिंदुत्व की लहर पूरे जोश में थी और बीजेपी अपने चरम पर। लेकिन जब राजनीतिक एक तरफा चलने लगी तो उसमें कोई ना कोई दिशा जरूर आती। उसी दौर में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई और पिछड़ों को एक नई राजनीतिक पहचान दी। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी
कांशी राम और उनकी शिष्या मायावती दलितों के वोट बैंक पर अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। दोनों ही नेताओं के सामने बीजेपी का उभार एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था और सत्ता तक पहुंचने का एक ही रास्ता दिख रहा था, एकजुटता। राजनीति में समझौते अक्सर विचारधाराओं से नहीं, मजबूरियों से होते हैं। मुलायम और कांशी राम के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया। उस वक्त भाजपा यूपी में जय श्री राम का नारा लगा रही थी, तो इस गठबंधन ने एक नारा दिया, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा सीधे बीजेपी की नींव पर वार था और उसका असर चुनाव में साफ दिखा। 1993 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 109 और बहुजन समाज पार्टी ने 67 सीटें जीती। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ गठबंधन में दरार बढ़ती चली गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती थी कि उन दिनों प्रदेश में सियासी गलियारों में यही चर्चा बनी रहती थी कि मुलायम सिंह नाम के मुख्यमंत्री है, जबकि कांशी राम सुपर सीएम मुलायम सिंह को यह बात खटकने लगी। वहीं दूसरी तरफ कांशी राम भी मुलायम सिंह यादव को ज्यादा भाव नहीं देते थे। वो उनसे मिलने नहीं जाते थे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को अपने गेस्ट हाउस बुलाते थे, जहां उन्हें घंटों इंतजार करवाया जाता था और अंत में वो बड़ी लापरवाही के साथ बनियान और लुंगी पहनकर नीचे उतरते थे। 23 मई 1995 का दिन इस रिश्ते का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुलायम सिंह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कांशी राम से मिलने की कोशिश की, लेकिन कांशी राम ने कह दिया कि अब मुलाकात पत्रकारों के सामने ही होगी। यह साफ संकेत था कि हालत अब काबू में नहीं रहे। उसी रात कांशी राम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन को फोन किया और पूछा, क्या बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है? लालजी टंडन ने हामी भरी और यहीं से शुरू हुई वो सियासी चाल जिसने यूपी की राजनीति का चेहरा बदल दिया। कांशी राम उस वक्त बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास मायावती मौजूद थी। उन्होंने मायावती को पास बुलाया और सीधा सवाल किया, क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो? कुछ पलों की खामोशी के बाद मायावती ने सिर उठाया। उनकी आंखों में वही चमक थी जो सालों पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिखी थी। कांशी राम ने उन्हें कागज थमाया जो था बीजेपी का समर्थन पत्र, यानी अब खेल पूरी तरह से बदल चुका था। 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलने पहुंची। उन्होंने 3 कागज राज्यपाल के सामने रखे। पहला जिसमें कांशी राम ने उन्हें सभी निर्णयों का अधिकार दिया था, दूसरा जिसमें समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने की घोषणा थी और तीसरा जिसमें 282 विधायकों की सूची थी जो मायावती का समर्थन कर रहे थे। राज्यपाल ने फैसला अगले दिन तक के लिए टाल दिया, लेकिन मुलायम सिंह के खेमे में तूफान उठ चुका था। लखनऊ की सड़कों पर तनाव बढ़ने लगा। समाजवादी कार्यकर्ताओं के बीच गुस्सा था और सत्ता छिनने का डर भी। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी, मायावती ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लिया, बीजेपी के साथ नया गठबंधन। चारों तरफ बेचैनी थी और माहौल में बारूद सी गंध वापस मिल गई थी। फिर आया 2 जून 1995 का वो काला दिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे काले अध्याय का गवाह बनने वाला था, गेस्ट हाउस कांड, जिसने यूपी की राजनीति का भविष्य बदल दिया। 2 जून को मायावती लखनऊ के एक स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। सब जानते थे कि यहाँ सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि सत्ता की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत थी। तभी खबर आई बसपा के 12 विधायक राज बहादुर के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस झटके से मायावती के खेमे में सन्नाटा छा गया, जबकि मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। उन्हें लगा देर में सैकड़ों सपा समर्थक और बाहुबली लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने लगे। भीड़ के हाथों में डंडे थे, चेहरों पर गुस्सा और नारे गूंज रहे थे, बसपा गद्दार है। उधर गेस्ट हाउस के अंदर मायावती अपने विधायकों के साथ मीटिंग में थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या होने वाला है। करीब 4 बजे दरवाजे पर अचानक जोर जोर से धमाके होने लगे। बाहर से गोलियां, जाति सूचक शब्दों और धमकियों की गूंज सुनाई देने लगी। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मायावती और उनके विधायक डर गए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन भीड़ पागल हो चुकी थी। लकड़ी का वो दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। लात घूसे, धक्का मुक्की, चीखें और सियासत की गंदगी सब एक साथ फट पड़ी। गेस्ट हाउस अब किसी राजनीतिक दफ्तर की तरह नहीं बल्कि युद्ध के मैदान की तरह लग रहा था। 2 घंटे तक बवाल चलता रहा। बसपा विधायकों के बाद में बताया गया कि उन्हें जबरदस्ती खींचा गया, धमकाया गया, कुछ को गाड़ियों में डालकर सीधा मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जहां उनसे कागज पर साइन करवाने की कोशिश की गई। कुछ विधायक डर के मारे भागे, कुछ बाथरूम में छिप गए और कुछ सीधे मायावती के कमरे में पहुंचे। मायावती ने खुद को कमरा नंबर 2 में बंद कर लिया। उनके साथ कुछ वफादार विधायक भी थे। दरवाजे के बाहर उन्मादी भीड़ थी जो लगातार दरवाजा पीट रही थी, चिल्ला रही थी और कह रही थी, बाहर निकलो, तुम्हें सबक सिखाएंगे। इस पूरी घटना के दौरान गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस खड़ी थी, लेकिन मूक दर्शक बनी रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह वहीं कोने में सिगरेट का कश लगा रहे थे, जैसे ये सब कोई फिल्म का सीन हो, क्योंकि उन्हें ऊपर से मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश था कार्यवाही मत करना। ऊपर से ओपी सिंह मायावती के खिलाफ थे। पिछले कई दिनों से 2 बार उन्होंने उनका तबादला करवाया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने हिम्मत दिखाई। हजरतगंज के थानेदार विजय भूषण और एसएचओ सुभाष सिंह बघेल किसी तरह भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब भीड़ दरवाजे के बहुत करीब आ गई तो उन्होंने खुद दीवार के सामने खड़े होकर मायावती के
कमरे में रक्षा करने के लिए ठान ली और इन्हीं अफसरों के साथ वहां पहुंचे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी और मायावती के ब्राह्मण भाई, जो मायावती हाउस के अंदर भेजा। सपा कार्यकर्ता भागने लगे, कई घायल हुए। इस दौरान राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने अतिरिक्त पुलिस बल भेजा। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन मायावती अब भी कमरे के अंदर बंद थी। बार बार आश्वासन देने के बाद देर रात करीब 10:30 बजे उन्होंने दरवाजा खोला। वो बाहर निकली, चेहरा सफेद, आंखों में रोष और शब्दों में सन्नाटा। लेकिन सत्ता का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी रात 11 बजे मुलायम सिंह ने गुस्से में जिलाधिकारी राजीव खेरा का ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिया। गेस्ट हाउस की बिजली और पानी पहले ही काट दिए गए थे। ये सब सुनकर जब कांशी राम को खबर लगी तो उन्होंने बस इतना कहा, यह मायावती की परीक्षा है, और मायावती उस परीक्षा में पास हुई है। अगले दिन 3 जून 1995 बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। कुल 282 विधायकों के साथ मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। मुलायम सिंह सत्ता से बाहर हो चुके थे, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की रात उनके जीवन की ऐसी सच्चाई बन गई जिसे वो कभी नहीं भुला सकी। कहा जाता है कि 2 जून के दिन उन्हें भी अपमानित करने की कोशिश की गई थी, इसलिए उस रात के बाद उन्होंने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मायावती जब भी किसी मंच पर उस घटना का जिक्र करती तो उनकी आवाज कांप जाती। उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्ष जीवन, एक बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा है। मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश करवाई। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की, बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। वहीं इस घटना की जांच के लिए बनाई गई रमेश चंद्र कमेटी ने अपनी 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आधिकारिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके तहत ही कुछ अधिकारियों का लखनऊ से पहले ही तबादला कर दिया गया था।